केमिस्ट्री ग्रेड 10 FBISC NBF की चैप्टर नंबर 3 की आज एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमसे कहना है व्हाट मास ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ ईच मोल ऑफ CH4। यानी अगर एक मोल ऑफ CH4 आप लोग कंबस्ट करते हो तो कितने CO2 आप लोगों के पास जो है उसकी मास कितनी आप लोगों के पास वो होगी, कंबस्ट होगी। तो एक CH4 का मोल एक CO2 के मोल को कंबस्ट करता है। तो एक CO2 के मोल के आप लोग मास निकालो, यानी CO2 की मोलर मास निकालो, तो वो आप लोगों के पास 44 होती है। और 44 ही आंसर होगा बिकॉज एक मोल कंबस्ट हो रहा है और एक मोल की मास आप लोगों के पास 44 है। अगला आप लोगों के पास है फ्लास्क कंटेन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट RTP। द फ्लास्क कंटेन्स, तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि 1 मोल ऑफ जो SO2 है आप लोगों के पास उसकी कितनी मास है। तो उसकी जो मोलर मास आप लोगों के पास SO2 की है वो 64 ग्राम है। ये आप लोगों ने याद रखना है, या आप लोग निकाल भी सकते हो सबके सामने यहीं पे। तो आप लोगों ने निकाल लिया कि 64 ग्राम 1 मोल के। अब 1 मोल एट RTP आप लोगों को पता है कि 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 500 को आप लोग डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब बनता है। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास चीज़ है ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब बनती है। तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब में कितना SO2 जो है वो RTP पे आ सकता है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग यूनिटरी मेथड की। जो 64 ग्राम है आप लोगों का वो आ जाता है आप लोगों के पास 24 डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि एक मोल 24 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आता है। अब आप लोगों ने निकालना है कि 1 ग्राम कितने के अंदर आएगा, या वेट आप लोगों ने निकालना है कि 0.5 डेसीमीटर क्यूब में कितना आएगा। तो आप लोग इसे करो 64/24 ग्राम्स और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आप लोगों के पास 64/24 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ग्राम्स आ जाएंगे। मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ 64/24 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो आता है 1.33 ग्राम्स आते हैं 0.5 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। 0.5 याद रखना, ठीक है। तो 1.33 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या, अगर नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो डायमंड आप लोगों के पास प्योर कार्बन है और वो बोल रहे हैं कि कितने कार्बन एटम्स हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक कार्बन एटम का आप लोगों ने मोलर मास निकाला ना, मोलर मास ऑफ कार्बन, तो वो आप लोगों के पास है 12 ग्राम। यानी एक मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो 6 ग्राम ऑफ डायमंड है, इसका ये मतलब है कि हाफ मोल है। तो 0.5 आप लोग लिखोगे, वैसे उनको आगे मोल्स लिखना चाहिए तो ना, यहाँ पे एटम्स कह दी, यहाँ पे मोल्स कहना चाहिए था उनको, ठीक है। बाकी वाला हो गया आप लोगों के पास। अगले MCQ की तरफ चलते हैं। अगला MCQ है व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोगों के पास 204 ग्राम्स है तो इसके अंदर कितनी एल्यूमिनियम का मास है। तो Al2O3, सबसे पहले हम लोग Al2O3 की मोलर मास निकालते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर से कितनी एल्यूमिनियम की है। तो यहाँ पे आप लोग करोगे 27 × 2 + 16 × 3, तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर है वो 48 + 54 और अराउंड आप लोगों के पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 102, ठीक है, अराउंड। अब ये आप लोगों को निकाल लिया है इसकी मोलर मास, ठीक है। अब इसके अंदर से इसकी जो मोलर मास है उसके अंदर से 54 जो ग्राम्स हैं वो आप लोगों के पास एल्यूमिनियम के हैं और 48 जो ग्राम्स हैं आप लोगों के पास किसके हैं, ऑक्सीजन के। वो कहना है 204, तो 102 × 2 204, तो यानी इसका डबल। अब इसका आप लोगों ने डबल करना है तो आप लोगों के पास एल्यूमिनियम के ग्राम्स आ जाएंगे। तो 54 × 54 + 54 आप लोगों के पास जो आंसर है 108 ग्राम्स आता है। यानी इन MCQ उसको सॉल्व करते हुए जस्ट आपकी कॉमन सेंस चाहिए। आप लोगों ने अपनी कॉमन सेंस के थ्रू किसी भी मेथड से ये आंसर निकाला है, क्योंकि MCQ के अंदर कॉमन सेंस चलती है। आप लोगों के फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ नहीं चलते, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूलाज लिखने नहीं होते। अगर कॉमन सेंस से आप लोगों को आंसर मिल जाता है दैट्स इट।
अगला आप लोगों के पास एमसीक्यू है, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो जल्दी खत्म हो जाता है वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। यानी अगर मास ऑफ नाइट्रोजन के आप लोग परसेंटेजेस निकालें इनके अंदर, तो हाईएस्ट परसेंटेज किसकी निकलती है। तो निकालते हैं, किस तरह निकालें, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो अब सबकी निकालनी पड़ेगी, एक तरफ करके निकालते हैं वरना यहाँ पे रश हो जाना है। तो NH3 की सबसे पहले निकालें। यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन की टोटल हमारे पास मास है वो ये है, और इस पूरे कंपाउंड के हमारे पास ये है। अच्छा, इसको आप लोग इंटू 100 करोगे तो फिर आप लोगों के पास परसेंटेज आ जाएगी। 82.35% इसका आंसर है। अच्छा, NH3 की निकल आई, N2H4 की निकालनी है तो 14 इंटू 2 आप लोगों के पास टोटल मास ऑफ N है, और 14 इंटू 2 प्लस 4 आप लोगों के पास टोटल मास मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड है। 28/32 इंटू 100, और इसका आंसर आप लोगों के पास 87.5% आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले की निकालते हैं। उन्होंने हमसे बोला है कि हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है, NO की निकालते हैं। तो 14/14 प्लस 16, इसका जो आप लोगों के पास आंसर होगा 14/30, 14/30 इंटू 100%। अच्छा, इसका अगर आप लोग देखो तो इसका आंसर होता है 46.67। अभी तक आप लोगों की कौन सी वाली जीत रही है, बी वाली वैल्यू जीत रही। अच्छा, डी का निकाल लेते हैं। डी के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 14 है, और नीचे जो मोलर मास है वो 14 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1 है, और इसको अगर हम लोग टोटल अप करें तो 35 इसका आंसर बनता है। और 14/35 इंटू 100% निकालें इसकी, तो आप लोगों के पास परसेंट 40 बनती है। तो रिजल्टेंटली आप लोगों का बी वाला पार्ट जीत चुका है। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, विटामिन ए है द मॉलिक्यूलर फार्मूला, या विटामिन ए का फार्मूला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विटामिन ए इन 500 मिलीग्राम ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे द मोलर मास ऑफ विटामिन ए, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके मोलर मास के हिसाब से कितना है, और फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे। तो मोलर मास किस तरह निकालोगे, 12 इंटू 20। और साथ सुनों को ये पता होगा कि एक मोलर मास का मतलब क्या है। उसका मतलब पता है कि एक मोल की कितनी मास है, और मोलर मास निकालना भी सबको आता होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ के हैं। आंसर आप लोगों के पास 286 ग्राम आ जाता है, यानी एक मोल के अंदर इसके 286 ग्राम, या फिर आप लोग कह सकते हो कि 286,000 मिलीग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक यूनिटरी मेथड फॉर्म करेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 286,000, या आप लोग इसको पहले लिखो बिकॉज आप लोगों ने इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। 286,000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, ऑफ विटामिन ए। अब इसको आप लोगों ने 1 में कन्वर्ट करना है कि 1 मिलीग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो 1 मिलीग्राम में आप लोगों के पास इतने मोल्स होंगे इन 1 मिलीग्राम, और अब आप लोगों ने इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इन 500 मिलीग्राम आप लोगों के पास 5/2860 मोल्स होंगे। मैंने ऊपर वाला 2 जीरो और आखिर वाला 2 जीरो को काट दिया। इसका आंसर आप लोगों के पास फाइनली आ जाता है 1.7 इंटू 10⁻³ 500 मिलीग्राम के अंदर होते हैं। तो इसका ये बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला एमसीक्यू है, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन which will give the largest amount of CO2। तो यहाँ पे आप लोगों ने यील्ड देखनी है, CO2 कितनी यील्ड में बनेगा। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला देखो तो हर मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन है, इसका मतलब है कि ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड करेगा। ये प्योर कार्बन है, यानी हर आप लोगों के पास जो यूनिट है उसके अंदर 1 कार्बन है, ये भी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही यील्ड करेगा। ईथेन आप लोगों के पास C2H4 होता है, ठीक है, और C2H4 के अंदर आप लोग H6 सॉरी, तो C2X, मैं एथीन इसको समझ गई थी, C2H6 है, और इसके अंदर हर मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों के पास 2 कार्बन है, तो इसका मतलब है 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स यील्ड करेगा। और मीथेन के अंदर आप लोगों के पास
CH4 है, सॉरी, CH4। तो हर मॉलिक्यूल के लिए 1 कार्बन का आइटम है, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का ही मोल ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अंदर कौन जीता है आप लोगों के पास? ईथेन, क्योंकि वो हाईएस्ट यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जैसे वो कंबस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ ईथेन हैव द इक्वल। तो देखें इथेनॉल और ईथेन, ईथेन के अंदर आप लोगों के पास फंक्शनल यूनिट जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो ईथेन के अंदर आप लोगों के पास वैसे क्या आता है? C2H6। और इथेनॉल के अंदर आप लोगों के पास OH भी आता है। तो ये आप लोगों के पास बिल्कुल डिफरेंट दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनकी मास सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम नहीं है बिकॉज इसके अंदर OH भी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ इथेनॉल, इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन होंगे। एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। देखें ईथेन के अंदर आप लोगों के पास 6 + 2 6 7 8 एटम्स हैं, और इथेनॉल के अंदर आप लोगों के पास अराउंड 9 to 10 है, क्योंकि एक OH इसके अंदर ऐड अप हो जाता है। तो नंबर ऑफ एटम सेम नहीं हो सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगला हमारे पास लास्ट MCQ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ये आप लोगों के पास ब्यूटेन है, चाहिए जो ब्यूटेन, इथेन, इथेनॉल, ये सारे आप लोग 9th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर सब कुछ पढ़ के आए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि कितने ऑक्सीजन जो हैं उसके कितने मोल्स चाहिए होंगे ताकि हम लोग कंबस्टन ऑफ 2 मोल्स कर सकें ऑफ ब्यूटेन। तो इसके लिए हमें 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। देखें जस्ट आप लोगों को इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। देखें 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन प्लस 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पीछे लिखे होते हैं मोल्स होते हैं, और अगर पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ इट मीन्स 1। तो ये बनाते हैं 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मोल ऑफ H2O। तो बस आप लोग स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस, बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ना सीख लें, तो इस तरह के सवाल आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा है। अगले शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अभी आधे भी मैंने नहीं लिखे। तो पहला हमारे पास एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडिकेटेड द फॉलोइंग केमिकल कंपोजिशन। तो नीचे इन्होंने केमिकल कंपोजिशन दिया है, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है। मोलर मास भी दे दिया और कहना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दिखाओ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला पता, उन्होंने हमें परसेंटेजेस दिए हैं, परसेंटेजेस से हम लोग अब मोल्स निकालने लगे। मोल्स ऑफ कार्बन के साथ निकलेंगे, हम लोग इसे एक 100 ग्राम सैंपल कंसिडर करेंगे और 65.45 ग्राम इसके अंदर कार्बन होगा। तो नीचे हम लोग मोल्स निकालने के लिए हम लोग नीचे इसे डिवाइड करेंगे फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 65.45 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर आप लोगों के पास आता है 5.45। ये आप लोगों के पास मोल्स ऑफ कार्बन आ चुके हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, जिसके लिए आप लोगों को 5.45 ग्राम्स को डिवाइड करना पड़ेगा 1 ग्राम से, दैट वुड बी 5.45 मोल्स। अब हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट वुड बी 29.09 डिवाइडेड बाय 16, 29.09 डिवाइडेड बाय 16, 1.81। ये इन तीनों के हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। मोलर मास भी हमें पता है, तो हम लोग सबसे पहले इन मोल्स से एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। तो हम लोग सबको डिवाइड करेंगे विद 1.81, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा C3H3O1। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ करके और सबको 1.81 से डिवाइड करके निकाले। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकल आया और उन्होंने हमें दी हमारी मोलर मास। अब हम लोग मोलर मास को डिवाइड करेंगे विद एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला 16 इंटू 3 + 3 + 16, आंसर आएगा आप लोगों के पास 55। तो 55 ग्राम्स आप लोगों के पास मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला और मोलर मास ऑफ मोलेकुलर फार्मूला आप लोगों के पास 110 है। तो 110 डिवाइड बाय 55 करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाए 2। अब आप लोग इस सब को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास अपना मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा
C3H3O मल्टीप्लाई बाय 2 C6H6O2। ये आप लोगों के पास आंसर था और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमसे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस व्हेन 125 ग्राम ऑफ AlCl3 आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ वाटर। यानी AlCl3 आप लोगों के पास अपने पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और ये एक्सेस है, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सेस ऑफ वाटर। तो एक्सेस में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो हमसे पूछेंगे HCl कितना बनेगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो जल्दी ख़त्म हुआ करता है, तो जितना उसके मोल्स होता है हम लोग उसी को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ AlCl3 6 मोल्स ऑफ HCl बना देते हैं, ठीक है, व्हेन 125 ग्राम्स ऑफ AlCl3। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 125 ग्राम्स ऑफ AlCl3 कितने मोल्स के इक्वल जाता है। 125 ग्राम इसकी गिवन मास है, उसकी जो मोलेक्युलर मास है वो हमारे पास 133.5 होती है। मैं ये मोलेक्युलर मास मोलिकुलर मास ऑफ AlCl3 निकालने वाला मैंने ये आप लोगों के पास स्टेप नहीं किया, ये आप लोगों ने स्टेप खुद करना है। मैंने बस आप लोगों के पास 0.936 मोल्स वाला मैंने आप लोगों के पास स्टेप कर दिया, ठीक है। तो इतने अब ये मोल्स हैं इसके। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे अपनी मोलर रेशो को। हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ AlCl3, इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, ऑफ AlCl3 जो हैं आप लोगों के पास 6 मोल्स ऑफ HCl बनाते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखना है कि 1 मोल ऑफ AlCl3 कितना बनाएगा, तो दैट वुड बी 3 मोल्स ऑफ HCl, यानी 6/2 मोल्स। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि 0.936 मोल्स ऑफ AlCl3 कितने होंगे, AlCl3, तो दैट वुड बी 3 इंटू 0.936, और इसका जो आप लोगों के पास आंसर आता है वो आ जाता है 2.808 मोल ऑफ HCl, ठीक है। ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया कितने HCl के मोल्स बनेंगे, ठीक है। उन्होंने मोल्स ही पूछे थे, तो 2.808 या 2.81। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ताकि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर असल में कितने मोल्स हैं। तो ये मैं आप लोगों के पास सॉल्व कर रही हूँ पार्ट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट N इज इक्वल टू 1 बाय कैल्शियम नाइट्रेट का मोलेकुलर फार्मूला दैट वुड बी 164.08। ये आप लोगों ने खुद निकालना होगा, क्योंकि ये निकालते मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करने लगी। 0.0061 मोल्स इसका आंसर आया था आप लोगों के पास। तो आप लोगों को कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ताकि आप लोग 0.0061 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट बना सको। तो आप लोग कंपेयर करो अपने कंपेयरिंग मोलर रेशोज, ठीक है। तो मोलर रेशो को आप लोग कंपेयर करोगे तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो अगर आप लोगों ने बनाना है 0.0061 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, तो आप लोगों को उसके लिए चाहिए 3 इंटू 0.0061 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इसके इक्वल आता है। तो यह आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है 0.0183 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन Al2S3 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 25 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट। यानी अगर इन दोनों के 25 ग्राम हम लोग रखें तो ये प्रोड्यूस होता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है।
तो हम लोग पहले निकालेंगे कि 25 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर कितने मोल्स हैं, 25 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर कितने मोल्स हैं। 25 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 27 ग्राम्स, और इसका जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो आएगा 0.926। ये आप लोगों के पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गया। अब हम लोग यहीं पे निकालेंगे मोल्स ऑफ सल्फर। ये हम लोग पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मोल्स ऑफ सल्फर हमारे पास आएंगे 25/32 दैट वुड बी 0.781 मोल्स। अभी आप लोगों के पास दोनों के मोल्स आ गए हैं, तो अब आप एल्यूमिनियम और सल्फर दोनों की मोल टू कोफिशिएंट रेशो निकालो। रेशो एल्यूमिनियम के लिए आप लोगों के पास बनेगी 0.926 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इतने मोल्स उन्होंने इक्वेशन के अंदर दिए, उससे आप लोगों ने डिवाइड किया तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.463। ठीक है, 0.463 आप लोगों के पास रेशियो बनी ऑफ एल्यूमिनियम और सल्फर की। अगर निकालो तो 0.781 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इक्वेशन के अंदर 3 मोल्स हैं, तो इसका आप लोगों के पास आएगा 0.260। तो कम किसकी है रेशियो, इसकी। तो इसका क्या मतलब है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है आप लोगों का दैट इज सल्फर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसका मतलब है कि इनसे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन हम इसको 7 ही कह देते हैं। तो ये इनसे मिसप्रिंटिंग हो गई। एक ही क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि हमें नीचे हमने जो आप लोगों को डाटा दिए उससे आप लोगों ने निकालना है मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला। तो नीचे वाला डाटा जो है हम लोग उससे क्या करेंगे, उसे हम लोग एक 100 ग्राम का सैंपल मानेंगे, और हम लोग अब निकालने लगे हैं अपने पास एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे। मोल्स ऑफ सोडियम आप लोगों के पास कितने निकलेंगे, 20.2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम दैट इज 23, और इसका जो आप लोगों के पास आंसर होगा 0.878 है। इसी तरह आप लोगों ने निकालने हैं मोल्स ऑफ सल्फर that would be 37.6 divided by the molecular formula, the molecular mass of sulfur that is 32, और अगर आप लोग इसको सॉल्व करो तो आप लोगों के पास 1.175 मोल्स आंसर आता है। इसी तरह आप लोग निकालोगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो 42.2 डिवाइड बाई 16 करोगे, और इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 2.638। तो ये आप लोगों के पास तीनों के मोल्स आ गए हैं। अब आप लोगों ने इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ सबको डिवाइड करके इन सबको राउंड ऑफ करके आप लोगों ने इनकी रेशोज़ निकालनी है। तो मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने सबको डिवाइड किया आप लोगों के पास 0.878 से। इसकी जो आप लोगों के पास वैल्यू निकली वो 1 है। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो वो भी मेरे पास 1 निकल आया, और अगर 2.638 डिवाइड बाई 0.878 करें तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू निकलती है वो अराउंड 3 निकलती है। तो हमारे पास क्या आ जाता है NaSO3। अच्छा, एक जो छोटी सी चीज़ उसके बारे में आप लोगों ने केयरफुल रहना, वो ये कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो वो आप लोगों के पास 1.33 आया था। लेकिन अगर 1.0 समथिंग आए तो आप लोग इसको 1 तक राउंड ऑफ कर लें तो दैट इज़ ओके। 1.9 आया तो 2 तक राउंड ऑफ कर लें दैट इज़ ओके, लेकिन 1.33 को 1 तक ना करें, बिकॉज वो आप लोगों के पास सही आंसर नहीं आएगा। तो आप लोगों के पास ये तीनों सिंपल रेशोज आ गई हैं। चूंकि ये पॉइंट की फॉर्म में, तो आप लोग तीनों को किसी इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आंसर है वो आप लोगों के पास होल नंबर्स आ जाए। तो मैंने इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास कुछ इस तरह के आंसर्स बन गए। अब मैं लिखूंगी Na3SO4O9, और यही मेरे पास बनेगा मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो आप लोगों ने जब डेसिमल में आ जाए तो उसे राउंड ऑफ करते हुए ध्यान रख लें। ये आप लोगों के पास बन गया है अपना एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप लोगों ने इससे बनाना है अपना मोलेकुलर फार्मूला। इसके लिए आप लोग n निकालोगे जो कि होगा 682.8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस थिंग। तो ये मैं निकालती हूँ 23 इंटू 3 प्लस सल्फर का क्या होता है आप लोगों के पास मोलर मास, सल्फर का होता है 32, उसको आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, उसको आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करोगे, और रिजल्टेंट आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 341 आएगा। 682 को 341 से डिवाइड करेंगे
तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा। तो मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा देती हूँ। तो एन आप लोगों के पास क्या आया है 2। तो जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा इस तरह। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया और इस तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया क्योंकि एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैंने अगले सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आगे पुट कर दिए हैं लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो वो कहना है इस रिएक्शन के लिए ये भी आप लोगों के पास ये वाला सवाल था। तो कहना है कि 68.1 ग्राम सॉलिड दिस इज मिक्सड विद 61.6 ग्राम ऑफ HCl 51.6 ग्राम ऑफ HCl विच वन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों के निकालेंगे अपने पास मोल्स। तो वो मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोलर मास ऑफ CaCO3 जो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 100.9 ग्राम्स। और अगर हम लोग मोलर मास ऑफ HCl निकालें तो वो भी मैं डायरेक्ट दे देती हूँ 36.46 ग्राम्स। अब हम लोग निकालेंगे इन दोनों के मोल्स ऑफ CaCO3 दैट वुड बी 68.1 डिवाइडेड बाय 100.9 और इसका जो आप लोगों के पास आंसर होगा 0.68। इसी तरह का हम लोग निकालें मोल्स ऑफ HCl। तो मोल्स ऑफ HCl आप लोगों के पास होंगे 51.6 डिवाइडेड बाय 36.46 और इसका जो आप लोगों के पास आंसर होगा वो आ जाएगा 1.4152। अब इसको 4 डिजिट तक लिए तो इसको भी हम लोग जो हमारे पास 0.68 है इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे ले लेते हैं 0.4 तक। ठीक है, ये हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए। अब दोनों के हमारे पास मोल्स तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमें कितने मोल्स चाहिए। यानी हमारे पास रेशियो थी 1:2 CaCO3 और आगे हमारे पास था HCl। इनकी जो हमारे पास रेशियो थी ना वो 1:2 थी। तो अगर मैं यहाँ पे जितना मेरे पास ये पड़ा हुआ है इसे मैं पुट करूँ CaCO3 को और देन मैं यहाँ पे इसको पुट करके इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है ना वो आता है मेरे पास 1.3608 यानी जो 0.6804 है ना इतने के साथ ही हो सकता है आप लोगों के पास रिएक्ट और इससे ज़्यादा आप लोगों के पास मौजूद है 1.36 से ज़्यादा आप लोगों के पास मौजूद है 1.41। तो इसका क्या मतलब है जो HCl है वो एक्सेस में है और उन्होंने आप लोगों से लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा था तो वो थोड़ा कम है। यानी अगर ये थोड़ा सा और होता CaCO3 तो वो अभी भी बचा हुआ था HCl। तो HCl एक्सेस में आप लोगों के पास और CaCO3 लिमिटिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर ऑक्साइड। A student prepared 1.85 grams of copper sulfate. If its theoretical yield is this, calculate its percentage yield. तो उन्होंने हमें नीचे दिया है और हमसे कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने 1.85 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट बनाया था। दिस इज़ योर कॉपर सल्फेट। उसने 1.85 ग्राम से बनाया था और अगर इसकी थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 2.5 ग्राम्स है तो कैलकुलेट करें इसकी परसेंटेज यील्ड। यानी जो 1.85 ग्राम्स है ना वो एक्चुअल यील्ड है क्योंकि बच्चे ने निकाला है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट इज़ द यील्ड जो आप लोग लैब्स में लेते हो, लेकिन लैब वो हमें क्वेश्चन के अंदर लैब नहीं खोल के दे सकते कि आप लोग खुद निकालो। तो वो बताने कि स्टूडेंट ने लैब में इतना कॉपर सल्फेट बनाया और जो थ्योरेटिकली बनना चाहिए था जो आप लोग अज्यूम कर रहे थे वो ये। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने निकालनी है इसकी परसेंटेज यील्ड। ईजी है ना। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%। तो 1.85 ग्राम डिवाइड बाय 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100%। और इसका अगर आप लोग आंसर निकालो तो 74% बनता है जो कि आप लोगों के पास आंसर है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट सम अमाउंट ऑफ limestone was needed and only 24 decimeter cube of carbon dioxide was produced at room temperature and pressure. What mass of limestone was heated?
तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास रूम टेम्परेचर पे 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी और लाइमस्टोन जो है वो, ये लाइमस्टोन है, ये हीट हुई थी। तो कह रहे हैं कि कितनी लाइमस्टोन हीट हुई थी कि 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो अगर 1 मोल ऑफ आप लोगों के पास लाइमस्टोन हीट हो तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सबसे पहले निकालते हैं कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होते हैं। तो 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये आप लोगों ने कॉमन सेंस ने कह दिया कि मोल्स ऑफ CO2 एट RTP 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम includes 1 mole of any gas। ठीक है, comparing moles of CaCO3 1 है, मोलर मास ऑफ CaCO3 मैं डायरेक्ट दे दूंगी 100.9 ग्राम है। आप लोगों ने पेपर के अंदर भी निकालनी है, अपने जो अभी आप लोगों के पास कॉपी है उसके ऊपर भी निकालनी है। ये निकालना ज़रूरी है, आप लोगों का स्टेप्स है, बट मैं ये डायरेक्ट दे रही हूँ क्योंकि आप लोग सबको पता है किस तरह निकालना है। इसको प्लस इसका सबका एटॉमिक मास का ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब निकालनी है, उन्होंने बोला था कितनी मास, तो हम लोगों ने मास निकालनी है, किस तरह निकलेगी 1 × 100.9 ग्राम, दैट वुड बी 100.9 ग्राम। तो 100.9 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन वॉज हीटेड। अगला क्वेश्चन हमसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन ऑफ C2H4 विद O2 टू फॉर्म CO2 एंड H2O, नीचे उन्होंने रिएक्शन हमको दे दिया है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। हमसे कहना है व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 0.480 मोल्स ऑफ C2H2 एंड 1.08 मोल ऑफ O2, विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट होगा आप लोगों के पास। तो अभी हम लोग इन दोनों रिएक्टेंट्स के यूनिटरी मेथड के थ्रू निकालेंगे कि दोनों अगर रिएक्टेंट्स हों तो हमारे पास CO2 के कितने मोल्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने C2H4 को देखते हैं कि उसके वो कह रहे हैं। अब हम लोग को पहले रेशो देखते हैं, मोलर रेशो के 1 मोल ऑफ C2H4 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, ये हमारे पास हमारी मोलर रेशो के कंपेयर करने के बाद ये हमारे पास अपना रिलेशन है। और अब हम लोगों ने देखना है कि 0.480 मोल्स ऑफ C2H4 कितने हमारे पास मोल्स बनाएंगे ऑफ CO2। तो हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 से, 2 × 0.48, इसका आंसर हमारे पास 0.96 आया। तो हमारे पास 0.96 मोल्स बनेंगे ऑफ CO2। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट आप लोगों के आंसर को अल्टर कर सकता है। तो अब हम लोगों ने अपने O2 के थ्रू भी देखना है कि वो कितने आप लोगों के पास मोल्स बनाएगा ऑफ CO2। तो 3O2 के जो मोल्स हैं वो 2 मोल्स ऑफ CO2 बनाते हैं। तो 1 मोल ऑफ O2 जो होगा वो आप लोगों के पास 2/3 यानी कि 0.67 मोल्स ऑफ CO2 बनाएगा। और अब अगर हम लोगों ने निकालना है कि 1.08 मोल्स ऑफ O2 कितने CO2 बनाएगा, तो 0.67 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.08 और इसका आंसर जो हमारे पास है वो आया है 0.72 मोल्स ऑफ CO2। तो आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है वो कम मोल्स बना रहा है CO2 के, और जो आप लोगों के पास C2H4 है वो ज़्यादा मोल्स बना रहा है, वो 0.9 मोल्स बना रहा है, और जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है वो 0.7 मोल्स बना रहा है। इसका यह मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो C2H4 है वो आप लोगों के पास एक्सेस रिएक्टेंट है। तो ये एक और तरीका हो गया ये पता करना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट। तो अब हम लोग रिजल्ट किसका कंसीडर करेंगे, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का रिजल्ट होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़्यादा मोल्स बनने नहीं देगा।
वो 0.72 मोल्स ऑफ CO2 ही बनने देगा। तो इसका आंसर क्या है? 0.72 मोल्स ऑफ CO2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है गिवन 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन एंड एक्सेस ऑक्सीजन, यानी मीथेन यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। अच्छा, ये हमारे पास इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 जो है वो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। तो आगे हमें इसकी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम लोग सिंपली यहीं से देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालने लगे हैं मोल्स ऑफ CH4 इन 48 ग्राम्स ऑफ CH4। तो इसका आप लोग अगर मोलर मास निकालो तो आप लोगों के पास 16 आता है। 48/16, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3, यानी 3 मोल्स हैं CH4 के। अगर 3 मोल्स हैं CH4 के तो 3 मोल्स हैं आप लोगों के पास CO2 के। ठीक है, अब आप लोग लिखोगे हिंस 3 मोल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो हमसे मोल्स नहीं पूछ रहा ऑफ CO2, वो हमसे पूछता है कि कितनी वॉल्यूम होगी CO2 की एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट RTP। तो एट RTP 1 मोल ऑफ CO2 का हमें वॉल्यूम पता है 24 होता है। डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितने 3 मोल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू N इंटू VM, यानी मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 24 अपनी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 72 डेसीमीटर क्यूब। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर कि आप लोगों के पास जो 3 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुए हैं एट RTP, तो उनका जो वॉल्यूम है वो आप लोगों के पास 72 डेसीमीटर क्यूब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमसे कहता है कि हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है एक ऐसे कंपाउंड का जिसके अंदर 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और 53.3% ऑक्सीजन है। ये आप लोगों को मास परसेंटेजेस दिए हुए कह रहे हैं बाय मास। ठीक है, तो हम लोगों ने अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर नहीं निकालेंगे, जस्ट एम्पिरिकल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालने लगे हैं, मोल्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम लोग मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। तो दैट वुड बी 40 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज 3.33 मोल्स। आप लोगों को पता है मैंने यहाँ क्या किया, 100 ग्राम सैंपल कंसीडर कर लिया और उसमें से 40 ग्राम जो है वो कार्बन ले लिया और 12 ग्राम उसका मोलर मास है। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, 3.33 मोल्स आ गए। अब अगर हम लोग निकालें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं अगर कंसीडर कर रही हूँ अपने पास 100 ग्राम सैंपल, तो उसके अंदर 6.7 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, जो कि 1 पे डिवाइड होगा क्योंकि मोलर जो मास है हमारे पास वो 1 है। तो 6.7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो 53.3 ग्राम्स इसका कॉन्सेंट्रेशन है इन योर होल सोल्यूशन, और नीचे आप लोग 16 रख दोगे तो इसका आंसर भी आप लोगों के पास 3.33 आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया है, आप लोगों का तीनों की आप लोगों के पास आ गई है मोल्स। अब आप लोगों ने इन तीनों को 3.33 से डिवाइड करना है और आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास आंसर क्या आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर राउंडिंग ऑफ बहुत मिनिमल हो तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग इन तीनों को 3.33 से डिवाइड करो ना, तो ये 1 आ जाता है, ये तो 1 आ जाता है, पूरा पूरा 1 आ जाता है। इधर आप लोगों के पास आता है 2.01, बहुत मिनिमल है क्योंकि 2.01 का मतलब 2 ही होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2O। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि आ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन G/D डेसीमीटर क्यूब एंड मोल बाय डेसीमीटर क्यूब, यानी हम लोगों ने मोलैरिटी निकालनी है और मास कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं मोलैरिटी, और मोलैरिटी से हम लोग मास कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। या मोलैरिटी आप लोग दोनों निकाल सकते हो, जैसे क्योंकि उन्होंने हमें ग्राम में मास दे दिया, आप लोग इसे मोल्स में कन्वर्ट करके सीधा मोलैरिटी भी वहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से
हम लोग सीधा मास कॉन्सेंट्रेशन में निकाल सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ से मास कॉन्सेंट्रेशन स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मास ऑफ हमारे पास सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम, ठीक है। और जो वो हमें टोटल वॉल्यूम दे रहा है वो हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप लोग डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 500 डिवाइड बाय 1000 करेंगे डेसीमीटर क्यूब, दैट वुड बी 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास निकला है अपने मास और वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग अगर मास कॉन्सेंट्रेशन निकालें, हमारा पहला पार्ट हो रहा है, इसके बाद मोलैरिटी भी निकालेंगे, तो वह हमारे पास होती है जी बाय डेसीमीटर क्यूब, इट मीन्स 10/0.5, ठीक है। हमारे पास आ गई हमारे पास मास कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग इसे निकालने लगे हैं मोलैरिटी, ठीक है। ये हमारे पास 20 के इक्वल भी जा सकती है, लेकिन आप लोग इस तरह लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो ग्राम में है या डेसीमीटर क्यूब में, कट नहीं करने का, कट नहीं करना, कट कर भी सकते हैं। तो आप लोग करोगे 20 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यूँ लिख सकते हो, ओके। इस टाइम लिख सकते हो, उस टाइम लिख सकते हो। अब आप लोगों के पास ही मास कॉन्सेंट्रेशन 20 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आप लोगों को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब अवेलेबल है, तो आप लोग उससे मोलैरिटी में किस तरह कन्वर्ट करते थे, वह अगर आप लोगों को याद हो कि अगर आप लोगों के पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है और आप लोगों ने इससे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में जाना है, तो आप लोग क्या करते हो, इसके साथ आप लोग ये मास है ना, इसके साथ आप लोग डिवाइड कर देते हो मोलर मास। तो आप लोग 20 के साथ डिवाइड करोगे मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl 58.44 जो होती है, आप लोगों को कॉमन की याद भी होनी चाहिए और आप लोग निकाल भी सकते हो। तो 58.44 को आप लोग डिवाइड करो 20 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है 0.34 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्या आप लोगों के पास मोलैरिटी भी निकल आई है और मास कॉन्सेंट्रेशन भी निकल आई है, यानी दोनों कॉन्सेंट्रेशंस ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में निकल आई हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि इन अ टाइट्रेशन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल बाय डेसीमीटर क्यूब और NaOH solution neutralizes 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन HCl solution। तो ज़रा इसको डाटा के फॉर्म में लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और आप लोगों के पास जो मोलैरिटी है ऑफ NaOH वो है 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ HCl कितनी उन्होंने हमें दी है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द HCl सोल्यूशन इन मोल, यानी वो कह रहा है आप लोगों ने मोलैरिटी ऑफ HCl निकालना है। तो हमें अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता है, ये इजी सी है कि NaOH प्लस HCl आप लोगों के पास बनाता है NaCl प्लस H2O। ये आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि एक एसिड किस तरह न्यूट्रलाइज करता है एक बेस को, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग रेशो निकालोगे, मोलर रेशो, दैट इज़ 1:1। अगर मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ NaOH रेशो HCl आप लोगों के पास आ जाएगी 1:1। अब आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास अपने मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, अपने मोल्स। तो आप लोग निकालो मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे आप लोगों के पास, मोल्स कितने होते हैं 0.1 इंटू 25 करोगे तो आप लोगों के पास मोल्स आ जाएंगे, यानी वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों के पास कितने मोल्स आ जाते हैं 2.5। अच्छा, एक छोटी सी गलती ये हुई कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसको पहले हम लोगों ने डेसीमीटर क्यूब में करना है। डेसीमीटर क्यूब में किस तरह करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यहीं पे मैं कर देती हूँ इसको 1000 से डिवाइड भी करना है। तो इस आप लोगों ने गलती का ख्याल रखना है कि आप लोगों के सारे SI यूनिट में कन्वर्टेड हों, ताकि आप लोगों के पास जो आंसर है वो करेक्ट निकले। तो इसका आंसर आप लोगों के पास निकलता है 2.5 इंटू 10⁻³ -3 या 0.0025, ठीक है। ये आपके पास मोल्स ऑफ NaOH निकला है। अगर इतने मोल्स हैं NaOH के, तो फिर आप लोग करोगे हिंस मोल्स ऑफ HCl भी आप लोगों के पास कितने होंगे 0.0025। अब ज़रा देखें, आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ HCl भी है, इसको आप लोग ऐसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, तो डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा 20 डिवाइड बाय 1000। तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 0.02।
तो आप लोगों के पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl भी है, मोल्स भी हैं, तो आप लोग इजीली मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी किस तरह निकलती है कि आप लोगों के जो मोल्स हैं उनको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है अपनी वॉल्यूम से 0.02 से, तो आप लोगों के पास ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब निकल आएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी आप लोगों को कॉमन सेंस चाहिए तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 1/8 यानी 0.0 नहीं है 0.125 है, 125। या आप लोगों के पास इसकी मोलैरिटी निकल आई मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। होप सो आप लोगों को वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद थिंक टैंक है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaCl सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि मोलैरिटी ऑफ NaCl क्या है, जब भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में कुछ दिया जाए वो आप लोगों के पास मोलैरिटी होती है। तो इतना उसने प्रिपेयर करना है। डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। तो आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है, मोलैरिटी है यहाँ के यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप लोगों ने उसको डिफाइन करना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं, इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। आप लोग खुद डेफिनेशन आप लोग खुद करोगे। उसके बाद बी है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl नीडेड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन। यानी वह कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो 250 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, मैं बी पार्ट कर रही हूँ, तो इसकी आप लोगों ने निकालनी है मास के कितने मास प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि उन्होंने क्या बोला है हमसे, हम लोगों ने मास निकालनी है, तो पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे एंड देन हम लोग उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो मोल्स हम लोग किस तरह निकालते हैं, मोल्स हम लोग निकालते हैं m/v पे। तो m हमारे पास है 0.5, इसके साथ हम लोग v को मल्टीप्लाई करें 0.25, तो 0.5 इंटू 0.25 हमारे पास आंसर लेके आता है 0.125। 0.125 इसके मोल्स हैं, तो 0.125 तो मोल्स हो गए। तो मोल्स के साथ आप लोग मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास मास निकल आएगा। मास निकालना हमारा मकसद था, तो 0.125 के साथ NaCl के मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है। दैट वाज 58.44। तो आप लोगों ने क्या करना है 58.44 मल्टीप्लाई बाय 0.125, तो इसका जो आंसर है आप लोगों के पास वो आ गया 7.305। तो क्या आप लोगों के पास मास ऑफ NaCl निकल आया ग्राम्स के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग प्रिपेयर करना है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन। अच्छा, थर्ड हमारे पास कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सोल्यूशन टू ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास कितनी उसकी मास कॉन्सेंट्रेशन जाती है। तो हमें उन्होंने मोलैरिटी दे दी है, उसके बाद ये कि हमें उन्होंने वॉल्यूम दे दिया है। सॉरी, हम लोग वॉल्यूम की तरफ नहीं जाएंगे, हमें उन्होंने क्या दिया है अपना मोलैरिटी तो दी हुई है। मोलैरिटी कॉमन थी फॉर ऑल पार्ट्स, वॉल्यूम हर पार्ट के लिए कॉमन नहीं, वो सिर्फ बी पार्ट के लिए थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, अपने पास हम लोगों ने निकालना है कॉन्सेंट्रेशन इन G/डेसीमीटर क्यूब। तो G/डेसीमीटर क्यूब के लिए आप लोग मोलैरिटी को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हो। मोलैरिटी आप लोगों के पास है 0.5 और मोलर मास हम सबको पता है 58.44 या 58.5। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों के पास 29.25 के करीब करीब पे ही निकल आएगा। तो ये आप लोगों के पास आ गया आप लोगों की मास कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, लास्ट पार्ट आप लोगों से कहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप लोगों ने प्रपोज करना है, लेकिन वो मैं नहीं करूँगी, वो आप लोगों का काम है, ठीक है। तो अब हम लोग थिंक टैंक की तरफ चलते हैं। थिंक टैंक के आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्रिटिकली असेस व्हाई द परसेंटेज यील्ड इन अ रिएक्शन इज रेयरली 100% एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट माइट कंट्रीब्यूट टू अ लोअर यील्ड। तो वो कहने का परसेंटेज यील्ड जो है वो रेयरली 100% क्यों होती है, कि 100% बहुत कम क्यों होती है। इस वजह से कि जो एक्चुअल यील्ड है वो लैब के अंदर होती है और बहुत सारे फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, उसकी तादाद को कम कर देते हैं। और अगर एक्चुअल यील्ड आप लोगों की जो थियोरेटिकल यील्ड है उसके इक्वल हो तभी 100% आप लोगों के पास आंसर आ सकता है, और वो बहुत कम होता है क्योंकि एक्चुअल यील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट कर देते हैं। वो कह रहे हैं डिस्कस द फैक्टर दैट माइट कंट्रीब्यूट टू आई लोअर यील्ड, यानी 100% नहीं आ रही, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो अब जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस यील्ड को लोअर कर रहे हैं, उनमें जो वहाँ सबसे पहला फैक्टर मैं ले रही हूँ, मैं लेने लगी हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन।
यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स कुछ रिएक्टेंट्स में बदल जाएं तो आप लोग उनको प्रोडक्ट नहीं मानोगे, तो आप लोगों की यील्ड कम होगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस आप लोग कह सकते हो। इम्प्योर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। लॉस ऑफ आप लोग कहो लॉस ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन, यानी जब आप लोग डिस्टिलेशन वगैरह कर रहे हो तो जो आप लोगों का लॉस होता है वो भी आप लोग यहीं पे गिनोगे। लॉस ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ले लो, और साइड रिएक्शंस भी होते हैं, ओके। यानी आप लोगों के कुछ जो होते हैं, आप लोगों के कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, वो आप लोग नहीं चाह रहे होते, तो जो आप लोग प्रोडक्ट गिन रहे हो उसकी यील्ड कम होती है इस तरह, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के साथ चलें कि सोल्यूशन हैज़ अ कॉन्सेंट्रेशन, उन्होंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी सोल्यूशन की, ये मोलैरिटी हो सकती है, मास कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, उन्होंने हमें दी है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि मोलैरिटी है, बिकॉज ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, तो ये 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जा रही है। ये आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है। वो कह रहा है प्रपोज अ मेथड टू डबल दिस कंसंट्रेशन विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप लोग सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे तो आप लोग किस तरह कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर सकते हो। तो आप लोग अब रिवाइज करो कि आप लोगों के कॉन्सेंट्रेशन वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन असल में डिपेंड करती है आप लोगों के इन दोनों चीज़ों पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉल्स के। तो अगर आप लोग वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे, आप लोग इसके मॉल को चेंज करके, नंबर ऑफ मॉल को चेंज करके भी इसको आप लोग डबल कर सकते हो। तो आप लोग नंबर ऑफ मॉल्स को डबल करो और ये आप लोगों के पास डबल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है कि आप लोग नंबर ऑफ मॉल्स को अल्टर करो, नंबर ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम को अल्टर ना करो, तभी आप लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन डबल ट्रिपल जो मर्जी आप लोग करना चाहो वो हो सकती है। उसके बाद आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। हम लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑफ अ सैंपल सोडियम कार्बोनेट इफ 1 ग्राम, अब ये हम लोगों को इसकी मास मिली है, ऑफ अ सैंपल रिक्वायर्स 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम है, और इसकी जो मोलैरिटी है आप लोगों के पास 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप लोगों के पास दोनों HCl की चीज़ें हैं, ठीक है। वो कहना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इतनी वॉल्यूम और इतनी मोलैरिटी चाहिए इस मास को ताकि जो रिएक्शन है वो हो सके। तो ये आप लोगों के पास सैंपल है 1 ग्राम का। अब इसके आप लोगों को मोलैरिटी इतनी चाहिए, उसकी वॉल्यूम इतनी चाहिए ताकि आप लोग इस रिएक्शन को पूरा कर सकें। तो आप लोगों ने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ HCl। तो सबसे पहले जो मैं काम करने लगी हूँ, मैं निकालने लगी हूँ मोल्स ऑफ HCl। किस तरह निकलेंगे, N इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों के पास क्या है 0.1, और इसके साथ आप लोगों ने वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 0.0025, 0.0025 मोल्स। तो आप लोगों के पास है मोल्स ऑफ HCl निकले हैं। अब आप लोगों ने मोल्स ऑफ प्योर Na2CO3 निकालना है। तो जो आप लोगों को वो सवाल के अंदर देते हैं वो एक्चुअल यील्ड होती है, तो वो इम्प्योर हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब प्योर का निकालना है। ये आप लोगों को इम्प्योर उन्होंने दे दी हुई है, ये आप लोगों को इम्प्योर उन्होंने दिया है 1 ग्राम। अब आप लोगों ने इम्प्योर का जो है ये उन्होंने आप लोगों को इम्प्योर का उन्होंने मास दिया हुआ है, इधर से आप लोग इसकी इम्प्योर के मॉल्स निकाल सकते हो, बट आप लोग प्योर के मॉल्स निकालने लगे हो। मॉल्स ऑफ प्योर Na2CO3। तो इधर आप लोग क्या करोगे, क्या आप लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ जो Na2CO3 है वो 2 मोल्स ऑफ HCl के इक्वल है। तो 1 मोल ऑफ HCl तो वो 2 मोल्स ऑफ HCl के इक्वल है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो मोल ऑफ HCl निकला है ना उसको आप लोगों ने डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 मोल, ये आप लोगों ने मोलर रेशो से निकाला है Na2CO3 के। तो अब इसके कितने मोल्स हैं आप लोगों के पास 0.0025। तो अब वो 2 मोल्स होंगे तो आप लोगों के पास मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने निकलेंगे 0.0025 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या था 0.00125, ठीक है। आप लोगों के पास मोल्स ऑफ Na2CO3 निकला है।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि मास निकालनी है प्योर Na2CO3 की। उन्होंने आप लोगों को इम्प्योर की दी थी 1 ग्राम, आप लोगों ने प्योर की मास निकालनी है। तो मास आप लोग किस तरह निकालोगे, N बाय मोलर मास। मोलर मास में आप लोगों को पहले की तरह ही डायरेक्ट दे दिया करूँगी, आप लोग ये स्टेप सारे खुद करोगे। तो इसकी जो मोलर मास होती है वो आप लोगों के पास होती है 106 इसकी मोलर मास है। और मोलर मास निकालने के बाद जब आप लोगों ने इसकी मास निकाली है तो आई एम रेडी सॉरी मास के साथ निकलती है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.1325 0.1325। तो ये आप लोगों के पास मास निकल आई है आप लोगों के प्योर Na2CO3 की। अब परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। परसेंटेज प्योरिटी किस तरह निकलती है कि मास ऑफ प्योर Na2CO3 को आप लोगों ने टोटल सैंपल के मास पर डिवाइड करना है। टोटल सैंपल का मास आप लोगों के पास क्या है, 1 ग्राम। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 0.1325 डिवाइडेड बाय 1 और इसका आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। ठीक है, जो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.25%। मैं इसे इस कलर से लिखती हूँ 13.25%। तो इस तरह हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी निकल आई है। और ये बात दोबारा से रिकॉल कर लें कि सवाल के अंदर इम्प्योर आप लोगों को सैंपल के सारी चीज़ें दी जाती हैं और आप लोगों ने प्योर फार्मूलाज के थ्रू निकालनी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ अ सोल्यूशन हैज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 moles per decimeter cube, what is the concentration in grams per decimeter cube if the solute is H2SO4? अगर H2SO4 है आप लोगों के पास तो क्या होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन, या आप लोग कह सकते हैं इसकी मास कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी अगर इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। तो फॉर्मूला हम लोग रिवाइज करेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों को रिजल्टेंटली मिल जाएगा आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन मास कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 निकाल ही देती हूँ, वरना ये निकाल अब आप लोगों को खुद ही लेना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप लोग प्लस करोगे सल्फ़र के को, सल्फ़र का 32 होता है, और 16 × 4 करोगे ऑक्सीजन वाले को, तो आप लोगों के पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आप लोगों के पास 98 आ जाएगा। अब 98 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 98 को जब आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 196 अपना आंसर आ जाएगा। तो 196 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आप लोगों ने आंसर निकाला। यही आंसर बुक की तरफ भी दिया हुआ है, तो ये वाला भी ठीक हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने MCQs किए, शॉर्ट क्वेश्चन किए, थिंक टैंक किए, इसके लॉन्ग क्वेश्चन थे ही कोई नहीं। तो होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अगले SLOs और एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।